हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज के डे 2 की। यानी कि आज हमारा दूसरा दिन है। आपने पहले दिन की जो क्लास देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। हम इसमें सारे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके 10 साल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो 2018, 2019 एंड 2020 इन 3 साल में आए हैं ये क्वेश्चंस। हम कोशिश करेंगे कि 10 साल के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, जल्दी से आ जाइए। देखिए, स्टार्ट करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज सेलेक्टेड बाय एम्प्लॉयज, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट या फिर शेयर होल्डर्स। बताइए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है या किसके द्वारा? बताइए। देखिए, प्लीज जितने लोग आते हैं उतने लोग कमेंट करा करिए, फिर मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। क्या फायदा मैं फिर ये सीरीज बीच में ही मुझे खत्म करनी पड़े, क्योंकि आप लोग जितना आंसर करेंगे, डाउट है पूछिए, आप स्क्रीनशॉट दीजिए मुझे टेलीग्राम पर या मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन प्लीज कमेंट करा करिए जल्द से जल्दी, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस क्लियर हैं। ठीक है, और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्लास को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चले कि जो भी कार्य कंपनी के अंदर किया जा रहा है काम, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करेंगे, अगर वो कंपनी के ही कमेटी के लोग करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उनको ये लगा रहेगा शेयर होल्डर्स को कि वो उनके ही बायस होकर काम करेंगे। इसलिए वो शेयर होल्डर्स इनको अपॉइंट करते हैं, जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी रखे काम में और किसी से भी बायस ना हो। ठीक है, सेकंड है लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर। अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर किस तरह की होनी चाहिए? जल्दी से करिए आंसर। देखिए, अगर हम एक पार्टनर की लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर किसी भी तरह की यहाँ पर जो भी अमाउंट है कम पड़ रहा है, फॉर्म से पूरा नहीं हो पा रहा है, जो भी लायबिलिटी है पूरी नहीं हो पा रही है पे, तो फिर वहां पर उनके जो पर्सनल असेट्स है उनको भी यूज किया जा सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर? कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए, इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था? एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन आपके। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें फंक्शंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और उस बेसिस पे काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, SDRS यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? एक लायबिलिटी है, पेपर गोल्ड है, असेट है या फिर इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करेंसी है? बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये एक पेपर गोल्ड है। ठीक है, इसको रखा जाता है एज अ डिपॉजिट। जब भी हम बात करते हैं जो हमारी जो करेंसी छपती है,
तो वहां पर ये एसडीआर रखा जाता है, ठीक है, यानी कि जहां हमारी करेंसी बनाई जाती है तब वहां पर इसको एज अ रिजर्व रखा जाता है। नेक्स्ट है जर्नल इज अ मेमोरेंडम बुक, सेकेंडरी बुक, प्राइमरी बुक या फिर नन ऑफ दी अबव। जर्नल कौन सा बुक कहलाती है? देखिए इसका राइट आंसर है सी, जर्नल जो होती है वो प्राइमरी बुक होती है, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसी फॉर्म के अंदर तो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस में, और फिर ट्रायल बैलेंस से बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है और ये सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। एक है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर ये है ऑप्शन में दे दिया, जैसे कि अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ पासबुक, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक या फिर स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। बताइए। अगर आपने 1000 सीरीज पूरी देख ली तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इसमें से पूरे मार्क्स नहीं ला पाएंगे अपने कॉमर्स पेपर में, क्योंकि 1000 सीरीज में हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज सीरीज को जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा सारी सीरीज को, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जब उसे लगता है कस्टमर की विश पे तैयार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें कौन सा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है? कैश बुक, लेजर, जर्नल या फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए डबल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, जबकि कैश बुक में डबल एंट्री की जाती है, लेजर में डबल एंट्री की जाती है एंड जर्नल में की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज इंक्लूड बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। बताइए। देखिए करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनको हमें 1 साल यानी कि 12 मंथ्स के अंदर पे ऑफ करना होता है, ठीक है। तो देखिए बिल्स पेबल की ये भी लेस देन 1 ईयर होते हैं, क्रेडिटर्स वन लेस देन 1 ईयर एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म इज कॉल्ड डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स या फिर नन ऑफ दीज। बताइए। हु ओज द फर्म की बात की गई है तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि अब वो क्या है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी लाइबिलिटी है उसको पेमेंट करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्ट कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्लूड कॉन्सेप्ट या फिर डुअल कॉन्सेप्ट। बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। अकाउंटिंग जो की जाती है इक्वेशन, या ये बोल सकते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, अकाउंटिंग हमारी किस पर बेस्ड है, किस प्रिंसिपल पर। अब तो मैंने बहुत आपको बहुत इजीली समझा दिया ये क्वेश्चन। क्या ये पूछना चाह रहे हैं? देखिए डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो हमारे डुअल एस्पेक्ट पे होती है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट होगा दोनों का, जिसको हम डेबिट साइड और नेम साइड बोलते हैं, यानी कि जमा पक्ष और नाम पक्ष, ठीक है। तो 2 साइड है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा डुअल एस्पेक्ट या डुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज वी कॉल टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन ऑन द मेन पेज ऑफ चेक, यानी कि जब हमारा जो चेक होता है उसके हम
पैरेलल दो लाइन खींच देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसऑनर ऑफ चेक, इंडोर्समेंट ऑफ चेक, क्रॉस चेक या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए क्या कहा जाता है उसे? देखिए इसको कहा जाता है सी क्रॉस चेक। मेन इसका पर्पस होता है क्रॉस चेक का, जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेड? डेटर, विड्रॉल, क्रेडिटर या फिर रिसिप्ट बिल? व्यापार की जिम्मेदारी इसमें से कौन होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी करिए। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्यों है? देखिए जब भी ट्रेड की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेड की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको रिसीप्ट दें। ठीक है, और या फिर हम उसको जो भी हमारे बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसकी हम एक कॉपी उसको प्रोवाइड करें, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड की। इसलिए ऑप्शन डी सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या उसको क्रेडिट में प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज डैश टू डिफाइन ड्यू डेट, मिड डेट, प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट या फिर बेस रेट? बताइए। जब भी हम ड्यू डेट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी डेट हम लेते हैं इसको निकालने के लिए? देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी बेस रेट, क्योंकि बेस रेट के बेसिस पर ही हम ड्यू डेट अपने निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमें अपना पॉपुलेशन चेक करनी होती तो पॉपुलेशन के लिए जो हमने डेट बेस ईयर माना है वो कौन सा माना है? 1971 को बेस ईयर माना है। उसी के बेसिस पर हर 10 साल बाद हम करते हैं अपनी जनगणना। तो हर चीज की एक बेस रेट होती है जिसके बेसिस पर हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो वहां भी आप एक बेस रेट लेके चलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेक इज। अब चेक क्या है? बिजनेस रिपोर्ट है, बैंकिंग रिपोर्ट है, इंडोर्समेंट रिपोर्ट है या फिर नन ऑफ दीज? क्या है हमारा चेक? राइट आंसर है सी इंडोर्समेंट रिपोर्ट, क्योंकि चेक क्या होता है? एक बैंक को लिखा जाता है कि वो इतना अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर डेट को पेमेंट कर दे एक पर्टिकुलर पर्सन को। तो ये क्या है? इंडोर्स का काम कर रही है, इसलिए हम चेक को इंडोर्समेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ डिवेंचर डज नॉट है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड, वोटिंग राइट या फिर प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन? बताइए डिवेंचर के पास कौन सा राइट नहीं होता है? फिक्स्ड रेट तो होती है, क्योंकि डिवेंचर के आगे ही लिखा होता है 8% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। इट मीन्स 8 और 9% क्या है? इसकी इंटरेस्ट है। तो बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वोटिंग राइट्स। एक डिवेंचर को वोटिंग राइट नहीं होता है। वोटिंग राइट किसको होता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रायोरिटी इन लिक्विडेशन किसको होता है? ये होता है हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और डिवेंचर को भी होता है, क्योंकि वहां पे फिक्स है उसकी इंटरेस्ट रेट, इसलिए प्रायोरिटी उसे भी मिलती है। नेक्स्ट है डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मनी मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज या फिर ऑल ऑफ दीज? डिवेंचर हमारे कहाँ पे ट्रेड किए जाते हैं? यानी कि डिवेंचर का ट्रांजेक्शन, या हमें सेल करना हो अपने डिवेंचर्स या फिर उनको परचेस करना हो, ये ट्रांजेक्शन्स कहाँ किए जाएंगे? जल्दी जल्दी आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज। एक डिवेंचर ट्रेड किया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में डिवेंचर इक्विटी का ही हम शेयर वो
ट्रांजेक्शन्स करते हैं उनको सेल और परचेज करेंगे वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? लाइक करिए जल्दी से क्लास को, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो, और फिर इसका आंसर करिए जल्दी से। राइट आंसर हो जाएगा सी 12 मंथ्स, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर के होते हैं, इसलिए इनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इश्यूड फॉर अ मिनिमम पीरियड। अभी हमने मैक्सिमम पीरियड बात करी थी, अब मिनिमम पीरियड 6 है, 7 है, 8 है या फिर 15 है, कौन सा है? देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा 7। मिनिमम डेज 7 है और मैक्सिमम है 12 मंथ्स। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन, यानी कि जहां पर उनकी डीलिंग की जाती है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फिर नन ऑफ दिस। कहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स की डीलिंग होती है? देखिए राइट आंसर है यहाँ पे बी, जो कि है मनी मार्केट। और लॉन्ग टर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कैपिटल मार्केट कीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट अफेक्ट। अब जो पर्सनल और रियल अकाउंट में कोई भी एरर होगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर बैलेंस शीट? जल्दी से बताइए। आप ये आंसर इसलिए भी ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल और रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ कहाँ शो किए जाते हैं, और वो जहाँ जहाँ शो किए जाएंगे वहीं उनका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देखिए पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? कैपिटल हो गया। रियल अकाउंट कौन सा होता है हमारा? जल्दी बताइए। ये दोनों कहाँ शो किए जाते हैं? जी, ये हमारे बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बैलेंस शीट पर असर पड़ेगा अगर यहाँ पर इनको सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस? डेप्रिसिएशन, वेजेस एंड सैलरी, रेंट ऑफ द प्रीमिसेस या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस? बताइए, नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन सा है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्योंकि देखिए वेज और सैलरी देंगे, कैश का यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, रेंट देंगे, कैश का काम हो रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस करेंगे, कैश का काम हो रहा है। लेकिन डेप्रिसिएशन में क्या है, सिर्फ हमें क्या है प्रोविजन बनाना होता है और उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है, या फिर उसमें से बस माइनस या लेस करना होता है, हमारा कुछ भी यहाँ पर कैश यूज नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शन ए क्या है हमारा डेप्रिसिएशन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डेप्रिसिएशन के लिए ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है, हमें कोई भी अमाउंट यहाँ पे खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद, यानी कि जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो इन्वेंट्री का किससे रिलेशन दिखाते हैं? एवरेज सेल से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, टोटल परचेस या फिर टोटल एसेट से? जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इनका रिलेशन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ दिखाया जाता है, जिससे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपना निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड इवन विद 1 पर्सन, विद नॉट लेस देन 2 पर्सन, विद अ मिनिमम ऑफ 7 पर्सन या फिर विद अ मिनिमम ऑफ 50 पर्सन? बताइए। क्या लगता है आपको? देखिए 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था कंपनीज एक्ट का, उसमें ये बताया गया था कि एक कंपनी जो है, पहले क्या था कि 7 पर्सन होना चाहिए, लेकिन अब ये कहा गया है कि एक कंपनी 1 पर्सन के साथ भी फॉर्म की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, तब क्या कंडीशन होगी? ओनली पार्टनरशिप डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज डिसॉल्व्ड, द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर ऑटोमेटिकली थ्रोन आउट फ्रॉम द बिजनेस, या फिर पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड। क्या होगा? यानी कि सब पार्टनर को छोड़कर सिर्फ एक इंसॉल्वेंट है, ये सॉरी सॉल्वेंट है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़कर, तो क्या कंडीशन होगी? देखिए, अगर कभी भी किसी भी फर्म के अंदर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं लेकिन एक सिर्फ एक पार्टनर सॉल्वेंट बचता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन पार्टनरशिप फर्म बचती है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब उन्होंने उनको जो रिमेनिंग पार्टनर जो है या एक पार्टनर जो है उसको किसी और को लाना पड़ेगा और फिर उसको दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर करंट डिपॉजिट। जल्दी करिए आंसर इसका। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हो रही है, और टर्म का मतलब क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर टू एज टर्म डिपॉजिट, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। तो होप यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही गए, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी करिए आप लोग, आंसर कितने आप लोगों के सही गए? ओके, देखिए यहाँ पर कोशिश करिए कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, क्योंकि आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।